या जो कल नहीं जुड़े होंगे उनके लिए बता दूं कि आदरणीय पवन कुमार सर ने कल कविता पाठ किया। प्राकृतिक खेती के लिए समर्पित उनकी कविताओं के 6 पद रहे। उनमें प्रकृति के प्रति वंदन था, वर्तमान परिदृश्य की संवेदनशीलता हमने देखी और प्राकृतिक खेती के हितधारकों के जो रंग ढंग हैं कविता में, उन्होंने सरलता के साथ उसका समागम किया और प्राकृतिक खेती का जो जुनून दिखा है उन्हें, उसको बहुत ही सरलता के साथ कैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव इस प्रकृति के साथ सद्व्यवहार से खुश हैं और कैसे हमारे जो अन्नदाता किसान हैं वो धरती और मानव के लिए जीवन की सुगबुगाहट को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ में उन्होंने समर्पण की बात की और सरकार से अनुरोध भी किया और अनुरोध के साथ उपसंहार किया। उनकी पहली कविता, जैसे कि आदरणीय हीरालाल कुशवाहा सर ने बताया, कविश्री ने गद्य विधा को आगे बढ़ाती हुई और क्षणिकाओं का भी समालोचन इसमें हुआ है कि कम शब्दों में पूरा परिदृश्य उन्होंने पिरोया है। आज आप सभी के माध्यम से मैं पुनः आदरणीय पवन कुमार सर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस क्रम में जो द्वितीय सोपान है उन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस द्वितीय सोपान में आपने किन पंखुड़ियों को पिरोया है और जीवन के किस एहसास अनुभव को आज योगहार के मंच पर आप बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। जी धन्यवाद दिनेश जी, और पुनः सभी का स्वागत। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही, मैं कुछ समय ही जुड़ पाया। हीरालाल जी का बहुत अभिनंदन है कि उन्होंने इस प्रकार से आज कुछ नए तरीके से भी उन्होंने योग कराया और आज के 1033वें दिन पर भी हम कुछ नया कुछ सीखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारी सीखने सिखाने की जो हमारी यात्रा है योगाहार की, इसमें मुझे भी कल जब अवसर मिला अपनी बात कहने का और अपनी बातें जो हम कहना चाहते थे उसको सरलता से बताने का, तो उसके लिए आप सबने मुझे अभिनंदन किया और आज पुनः इस मंच पर फिर से मुझे अपनी बात कहने का और मुझे भी आपसे सीखने का एक अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। तो जो दिनेश जी ने अभी बताया कि हम दूसरी जो हमारा भाग है जिसमें वर्तमान परिदृश्य और संवेदनशीलता की बात होती है, उसमें इसको अनुरोध है किसानों से कि वो क्या करें और वर्तमान परिदृश्य में जो कुछ हमें देखते हैं, जो न्यूज़ में आता है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ चिंतन है। और ये जो चिंतन है ये इसलिए भी है कि जो चीज ज्यादा न्यूज़ में आ रही है उसका ज्यादा चिंतन होता है। ऐसी न्यूज़ जो कि हमें एक किसान होने के नाते हमारी छवि को खराब करती है, उस पर भी चिंतन होता है। लेकिन जो अच्छी चीजें हो रही हैं उसके ऊपर भी चिंतन है। और इसी को समर्पित ये द्वितीय खंड को मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। सुनो किसानों, तुम भी कर लो तैयारी, रसायन छोड़ो, प्राकृतिक खेती के साथ कर लो यारी। धरती से जुड़कर तुम अन्नदाता कहलाते हो। क्या तुम आंदोलित होकर केवल पैसे पर ही बतियाते हो? क्या तुम प्रकृति के एमएसपी पर सोच भी नहीं पाते हो? तुम देने वाले भी बन सकते हो, इस पर भी तुम विचार करो। क्या तुम उत्पाती किसान की पहचान बनवाना चाहोगे? होगा जब प्रकृति से सामना, तब क्या तुम अपनी पहचान छुपाओगे? बचा लो मिट्टी पानी को, कैंसर ट्रेन मत पनपने दो। प्रकृति है अनमोल, इसको भरपूर समर्थन दो।
तो ये एक जो है ये कृषकों के लिए और कृषक से जुड़ी हुई अभी वर्तमान जो स्थितियां हैं उसका एक छोटा सा एक स्वरूप जो हमें देखने को मिल रहा है, और जिस प्रकार की भावनाओं से हम इस मंच पर भी हमने चर्चा की है और पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से इसको सोचने समझने का हमने प्रयास किया है, इसी को यह समर्पित इस खंड के यह मुख्य भाग है जो कि मैंने आपको बताए हैं। और इस पर हम चर्चा अगर करना चाहें हम चर्चा कर सकते हैं। और ये संवेदनाएं हमारी बता रही हैं कि हमारा किसान जो है वो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े, उसके लिए सरकार भी सहयोग कर रही है, उस तरह से सब जगह से उसका सहयोग हो रहा है। बस किसान और प्रकृति का जो साथ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धरती से ही उससे ज्यादा जुड़ा कोई नहीं है, इसलिए हम उसको अन्नदाता कहते हैं। लेकिन अन्नदाता के नाम पर अगर कोई और चीजें उसके साथ चलने लगे जिससे कि हमारी प्रकृति का भी नुकसान हो, चाहे हम खेती में केमिकल डाल करके करें, चाहे और किसी तरह से उसका और खराबी की बात करें, या उसकी आड़ में अगर कोई और ऐसी चीजें गतिविधियां हो जाए जिससे कि हमारी भारत माता का भी नुकसान हो, तो धरती माता और भारत माता को दोनों को जोड़ करके ये चीजें इसमें सम्मिलित की गई हैं कि धरती माता है, भारत माता है, भारत माता है तो धरती माता है। अब ये आगे का हमारा रास्ता कैसा होगा, इस पर हमने विचार करना है कि हमने अपने आप को कहाँ ले जाना है। और इसके लिए जरूरी नहीं कि हम सरकार से ही सब कुछ मांगे, हो सकता है कि हम स्वयं भी अपने कदम उठा करके इस रास्ते में आगे बढ़े। तो यह है कि हम अपने बचा लो मिट्टी पानी को, कैंसर ट्रेन मत पनपने दो, प्रकृति है अनमोल, इसको भरपूर समर्थन दो। इसके साथ ही इसको लिखा हुआ है कि हम समर्थन करें तो किसका समर्थन करें, तो प्रकृति का जब तक कि हम समर्थन नहीं करेंगे तो प्रकृति से भी हमें वापस नहीं मिलने वाला है। यही इसके भाव है। इसको आगे बढ़े। जी। और यहाँ पे ये स्पष्ट दिखता है कि कहाँ हम प्रकृति एमएसपी यानी जो प्रकृति जो समृद्धि है, खुशहाली है, अगर वो खुशहाल है तो हमें खुशहाल हम भी खुशहाल हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम उत्पात मचा रहे हैं। लेकिन जो चुनौती है वो कैंसर ट्रेंड की चुनौती है। मानव दानव के मुंह में जा रहा है, और इस भयावह स्थिति में अगर हम आज नहीं देख पाएंगे और हम उत्पात मचाते हुए इस संहार का साथ देंगे, तो ये प्रकृति की जो एमएसपी है, प्रकृति के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, शायद ये तो बहुत ही खतरे की बात रहेगी। शायद इसीलिए कविवर ने ये जो परिदृश्य है हमारे सामने रखा है। और मुझे लगता है कि जो जो नीति नियंता हैं उनके लिए एक फुटनोट भी तैयार हो गया है कि वो ये समझें कि अभी समाज में क्या आवश्यक है, क्या चुनौती है और क्या होना चाहिए, और उसको लेकर के वो अपनी कवायद शुरू करेंगे तो संभवतः समाज के सभी वर्गों के लिए अपने कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ने की सुखद स्थिति होगी। जी आदरणीय, हम फिर पुनः आपके पास पहुंचते हैं, और जी आपकी अगली पंखुड़ियां। जी अब हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि हमारे जो हितधारक हैं उनके क्या रंग ढंग है, और उसमें से मैं कुछ लाइन पढ़ना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे किसान हैं, और जो जी, वैज्ञानिक और जिज्ञासा जिज्ञासा संभवतः ये भी उग रही है, जैसे मेरे मन में भी एक जिज्ञासा बढ़ रही है कि आपने जब प्राकृतिक खेती के जो हितधारक हैं उनके जो रंग और ढंग हैं, मेरे ख्याल से ये जो क्लेवर नया क्लेवर आपने दिया और नया क्लेवर देने की कोशिश की है। संभवतः ये क्लेवर अभी स्पष्ट नहीं हुआ है समाज में, और कवियों के मध्य भी ये बातें कम ही आई होंगी। लेकिन जो कृषि सखी की शपथ लेते ही चिंतित हो जाना, ये बात एक ज्वलंत मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन इसको और स्पष्ट करने की आवश्यकता है ताकि हमारी समझ और बढ़े और इस पथ पर हम अग्रसर हो सके। जी जी आदरणीय। जी ये जो हमने मैंने जितने भी हमारे हितधारक हैं जो इस
इस प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं, उनका स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन किस प्रकार से सोच रहा है, किस प्रकार से उनकी सोच में परिवर्तन हो सकता है, किस प्रकार से उनकी सोच प्राकृतिक खेती की तरफ तेजी से बढ़ सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो जितने भी हितधारक हैं, उनके बारे में जब मैंने लिखने का प्रयास किया, तो यही चीज़ उसमें से निष्कर्ष के रूप में मेरे सामने निकल के आई, क्योंकि कोई ऐसे सोच के नहीं लिखा था कि ऐसा किया जाएगा। लेकिन जब धीरे-धीरे उसको लिखा और इसको जब समेटने का प्रयास किया, तो मैं पढ़ता हूँ उसको। बच्चे भी खेल-खेल में सीख रहे माटी के रंग, ऐसी शिक्षा भरेगी उनके जीवन में उमंग। तो बच्चों को खेल-खेल में जब तक कि हम नहीं सिखाते हैं, उनके लिए ये प्रकृति और क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर, मिट्टी, ये बड़ा जटिल हो जाएगा, जटिल है इसको करना, तो कि छोटे-छोटे वो हैं, तो उनको हमने खेल-खेल में सिखाना है, उनको आसानी से प्ले वे मेथड जिसको कहते हैं, जिसको किया जाता है, तो बच्चे भी खेल-खेल में सीखें, किसके माटी के रंग, मिट्टी और प्रकृति के रंग, अलग-अलग आयाम जो हैं, वो मिट्टी को हम समझने का प्रयास प्रयास करें। और खेल-खेल का जो हमारा खेल है, हमने सॉइल हेल्थ का गेम बनाया, प्राकृतिक खेती का खेल बनाया। तो इससे भी एक तरीका है, उसमें भी बच्चे इसको सीख करके इसको बहुत अच्छा आगे उनके जीवन में उनको ये मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसा ऐसा भी इसमें से निकल के आता है। फिर इसी जो सॉइल हेल्थ का जो गेम है, इसमें हमने शपथ भी ली है, और शपथ भी एक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे अभी हमारे झारखंड में हुए और जगह पर भी हुए, वहाँ पर भी हमारे साथियों ने कृषि सखी के साथ शपथ ली। अंतिम दिन जब प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया, तो उनके साथ जब शपथ लेते हैं, तो हमारे मन में और परिवर्तन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हमें लगता है कि हमने ये शपथ लेकर के अपनी धरती माता को के साथ हम और नज़दीक से जुड़ गए हैं, और हमें लगता है कि हमें अब सीरियस हो जाना है। अब हमें और इसकी जो पहली बात है कि हमने एक कान से सुना, हमने प्रशिक्षण लिया, हमने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। तो इसी के लिए कृषि सखी भी शपथ लेकर चिंतित हो गई हैं। यह खेती जो होती थी, उससे वह भी संभल गई हैं। अब वो संभल के काम कर रही हैं, वो संभल करके अपने घर में चिंतन करेंगी, अपने घर में केमिकल आएगा, कोई खेती की बात में केमिकल डालने की बात होगी, तो उनको लगेगा अरे ये तो हमारी धरती माता को नुकसान हो सकता है, इससे हमारे बच्चों के स्वास्थ्य में खराब प्रभाव पड़ सकता है, ये केमिकल का कोई दुरुपयोग भी हो सकता है हमारे घर में भी। तो उनकी चिंता बहुत ज़रूरी है कि उनका चिंतित होना। और जब वो चिंतित होकर के काम करेंगे, तो उससे वो अपने आप को भी सँभालते हुए, अपने परिवार को भी सँभालेंगी, अपने खेत को भी सँभालेंगी, और अपने मिट्टी को भी सँभालते हुए इस देश को भी सँभाल सकती हैं। तो ऐसा शपथ का जो कार्य है, इसको शपथ हम लेकर के हम आगे इस चीज़ को उनको धुरी मानते हुए उसको भी हम लेके आगे बढ़ेंगे। और प्रकृति का साथ पाकर माता भी उत्साहित है। प्रकृति का जब साथ मिलता है, तो माता भी उत्साहित हो जाएँगी, और छोटे-छोटे प्रयासों से वह भी संकल्पित हैं। वो छोटे-छोटे प्रयास कर रही हैं, वो अपने तरफ से जो भी उनकी तरफ से हो पा रहा है, उसको करने का वो प्रयास करेंगी, और उससे उनके मन में उत्साह भी होगा, और उसको वो संकल्प के रूप में जब वो शपथ लेकर के संकल्पित हो जाती हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी काम बड़ा नहीं रहता, सारे काम आसानी से हो जाएँगे, ऐसा इसका ध्येय है। और इसी प्रकार से हाँ, आगे दिनेश जी, यस बताइए। जी, जी। हाँ, मुझे मैं आदरणीय जो सदस्य से उपस्थित है, उनकी भाव-भंगिमाएँ अगर मैं आँखें बंद करूँ महसूस हो रही है, क्योंकि अधिकतर ग्रामीण परिवेश से हैं, किसानों से संबंध है, उपभोक्ताओं से संबंध है। और जब आप ये कविताएँ कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं आदरणीय सदस्यों को ये बताऊँ कि पिछले दिनों 2 दिन में जब आदरणीय पवन सर ने ये रचनाएँ रची, उस दौरान हम एक विज्ञान अ, के एक कार्यक्रम में थे, साइंस सिटी में थे देहरादून के, और सर पूछ रहे थे कि जो ये जटिल शब्द हैं अंग्रेजी के,
इनका हिंदी में कभी इस पर कोई कार्य नहीं हुआ, सरलता इसमें आई नहीं। लेकिन आज जब ये पढ़ रहे हैं आप, तो मुझे लग रहा है कि इसमें इस भाषा को, जो अंग्रेजी जो साहित्य है या लिटरेचर है, इसको आपने सरलता भी देने की कोशिश की है, और कोशिश ही नहीं की, ये सफल भी हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ एक फुट मुझे और दिखता है, जो ये हमारी एग्रीकल्चर ट्रेनिंग है, और हम जो अलग अलग ट्रेनिंग सीख रहे हैं जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की, तो इसमें जो ये जो गाइडलाइंस है, तो उसका भी मुझे इसमें परिदृश्य दिख रहा है कि एक के बाद एक ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग हम कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम जीवामृत, घनामृत और दूसरी विधाओं पे कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होने वाला है, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, और क्यों ये सब हो रहा है। अगर हम शपथ ले रहे हैं, लेकिन शपथ लेने के बाद की गंभीरता जब हमें दिखती है, और जब हम घरों को देखते हैं कि सब जगह प्रदूषित भोजन अधिकतर जगह मिल रहा है, और फिर वो जो जैविक थाली की बात आ रही है, और जो छोटे छोटे प्रयासों से जो हम सीढ़ियां बना रहे हैं, और हम जो समस्याओं के जो सांप हमें निकलने जा रहे हैं, उनसे पार पाने की जो बात कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक 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 फ्लिप चार्ट टाइप का बन गया है कि ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी हमारे लिए साथ साथ एक साथ तैयार हो रहा है, और हम आनंद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। खेती की बातें तो हुई, साहित्य की बातें हो रही हैं, लेकिन इसमें पूरी खेती समाई हुई है। जी जी सर। इसी प्रकार से एक बड़ा महत्वपूर्ण जो बात हमारी अक्सर चर्चा में होती है कि हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, हम मार्केट तक कैसे पहुंचेगा, और ये उपभोक्ता तक कैसे पहुंचेगा, इस पर भी लाइन लिखी है बीच में। प्राकृतिक उत्पादों को जब सीधे उपभोक्ता तक पहुंचा पाओगे, घर की थाली में हो पौष्टिकता, गृहिणी की चाह में पूरा दाम ले पाओगे। मार्केटिंग हम कह रहे हैं ना, फार्मर से सीधे उपभोक्ता तक पहुंचे, तो उसी की बात है। और जैविक उत्पादों की खुशबू से महक रही है डाली डाली, अब तो गृहिणी को भी चाहिए जैविक थाली। ये हमारी जो गृहिणी है, शहरी क्षेत्रों में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, उनको सबको थाली में पौष्टिकता चाहिए। तो जब पौष्टिकता हमें पूरी मिलती है, और वो जैविक तरीके से ही आ सकती है, तो ये जैविक थाली के ऊपर भी हमने इस सदन में चर्चा की है कि हमारी थाली कम से कम जैविक हो, और विशेषकर थाली जब हम भगवान को चढ़ाते हैं, तो कम से कम वो थाली तो जैविक होने का प्रयास किया जाए। ऐसे भी हमने इस सत्र में कई बार हमने चर्चा भी की है। तो ये गृहिणी को के प्रति समर्पित है, और गृहिणी की चाह के प्रति समर्पित है, और गृहिणी की जो अभिलाषा हो सकती है उसके प्रति ये समर्पित है कि ये जैविक उत्पाद, प्राकृतिक उत्पाद, हमने इसको दोनों को साथ लेके लिया है। कहीं पर मैं प्राकृतिक उत्पाद कह रहा हूँ, कहीं मैं जैविक उत्पाद कह रहा हूँ, लेकिन दोनों लगभग एक ही हैं। तो ये लेकिन चाह है कि जो खाने वाला है, जो अन्न ग्रहण करने वाला है, वो अपने उत्पादों को पूर्ण रूप से जैविक तरीके से करे। और हमारे मंच से भी हमारे अशोक पटेल जी ने अभी अपने जब पुत्र की शादी की थी, तो उन्होंने भी पूर्ण रूप से अपने मेहमानों को जैविक भोजन ही कराया था। तो ये परिदृश्य तो हमें अपने सामने दिखाई दे रहा है कि हमारे इस मंच के किसान और हमारे मंच से प्रभावित, और जो भी उन्होंने पाया है, उन्होंने भी अपने बच्चों की जब था शादी की, तो उनकी भी यही चाह रही कि मैं भी अपने मेहमानों को जैविक उत्पाद भोजन कराऊं। तो ये चाह धीरे धीरे बढ़ रही है। और कल भी हमने एक शेयर किया था, जिसमें भारत के कई स्थानों पर जो शादियां हो रही हैं, उस पर भी जैविक भोजन प्रस्तुत किया जा रहा है। शायद ग्रुप 1 में या 2 में दिनेश जी आपने ही उसको शेयर किया था। तो ऐसा भी धीरे धीरे ये फैशन बढ़ते जा रहा है कि हमारी थाली, हमारे भोजन, हम जिसको भी अन्न दें, अन्न खुद ग्रहण करें, अन्न दूसरे को दें। हम खुशी के मौके पर कम से कम जहर नहीं परोसें, हम खुशी के मौके पर अपने भोजन में स्वच्छ भोजन और सुंदर तरीके से, जैविक तरीके से उत्पादित भोजन को ही दूसरे को दें। तो ये इसका अर्थ है, हमारी थाली से है। जी। और जब आप जैविक भोजन कहते हैं या प्राकृतिक भोजन कहते हैं,
तो अगर कवि भाव से हम समझने की कोशिश करें तो हम शब्दों पे, जैविक या प्राकृतिक शब्दों पे न जा करके, मुझे लगता है आपके जो भाव आ रहे हैं वो ईमानदारी से उत्पन्न भोजन है। और ईमानदारी से उत्पन्न भोजन वो कि जिसे जो खाने लायक हो और जिसको खाकर हम पाए, हम ऊर्जा पाए, हम जहर न पाए किसी भी तरह से। तो ये बड़ा अच्छा है ये जो शब्द है कि हम ऐसा भोजन उगाएं जिसकी जिसकी जो ग्राह्यता आंख मूंदे हो सके, ईमानदारी से हो सके, और हम इस तरह से जीवन के लिए अपना कार्य कर सकें। जी, ये तो इसलिए आप पुनः पुनः बधाई के पात्र हैं सर कि शब्दों के जो कठिनपन होता है या पूरा लेक्चर होता है, उस लेक्चर को कविताओं में पिरोना जन सामान्य के लिए, और जब हम विद्यार्थियों के पास इन भावों के साथ जाएंगे, मुझे लगता है एक नया अध्याय शुरू हो गया है। और इस अध्याय की बहुत ही आवश्यकता पूरी समाज में, कृषि समाज में, उपभोक्ता समाज में है। जी, और हम आपकी अगली शब्दों की तरफ जाना चाहेंगे। अब सवाल यह है कि अब वर्तमान में जो हमारा समय है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, विशेष रूप से ऊपर जब हम सरकार की बात करते हैं और उसके जो प्रयास हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ है, अमृत काल में धन संसाधन की नहीं है कोई कमी, बस अपने प्रयासों से बनोगे प्रकृति के धनी। तो धन संसाधन एक तरह से है, लेकिन प्रकृति के जो संसाधन है उसको जब तक कि हम धनी नहीं बनाएंगे तो हम ये पैसे वगैरह का भी कुछ ज्यादा हमारे काम नहीं आने वाला है। इसको इस ध्येय से लिखा हुआ है कि अमृत काल में धन संसाधन की नहीं है कोई कमी। संसाधन का मतलब ये भी है कि एक तो धन है, लेकिन एक संसाधन यह भी है कि जो ज्ञान हमें एक दूसरे से मिल पा रहा है। इस मंच के माध्यम से हम जो एक दूसरों को अपने विचार दे पा रहे हैं, इस मंच के माध्यम से हम एक दूसरे को अपनी जानकारी ले पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, और इस प्रकार से हम उसमें भी धनी हो जा रहे हैं। तो ज्ञान, नॉलेज भी एक संसाधन है, तो इसमें कोई कमी नहीं है। इंटरनेट की वजह से कोई समस्या नहीं है और उसकी वजह से, लेकिन प्रयास सबने करने हैं। इस मंच पर भी हम कई बार हमारे साथी कहते हैं प्रयास योग के भी करने हैं, प्रयास जैविक खेती के भी करने हैं। बस अपने प्रयासों से बनोगे प्रकृति के धनी। तो धनी का मतलब केवल पैसा ही नहीं है, पैसे के साथ साथ बाकी जो चीजें हैं, मिट्टी आपकी अच्छी है तभी आप धनी कहलाएंगे, पानी आपका अच्छा है तभी आप धनी कहलाएंगे। अगर पानी ही नहीं है आपके पास, आपको 1000 फुट की बोरिंग में जा रहा है, या आपके पानी में एल्कलिनिटी इतनी बढ़ गई है कि आप इसको पी नहीं सकते हैं, तो वो ऐसे प्रकृति को क्या हमने धनी बनाया या प्रकृति को हमने गरीब बनाया, इस पर हमने विचार करना है। इसी प्रकार से अब जब मैंने सरकार के साथ काम किया और सरकार की एक कामकाज को मैंने देख रखा है, तो मैंने सचिवालय जाकर के मैंने लिखा है, सचिवालय जाकर मैंने भी देखी समय की करवट, प्राकृतिक खेती समर्थन की फाइल दौड़ रही है सरपट। यानी कि हमारे काम भी जो है इसके जैविक और प्राकृतिक खेती के, इसकी महत्व को सरकार भी समझने लगी है। और जहाँ पर भी ऐसे हैं उनकी, उसके जो समर्थन की जो फाइल है वो तेजी से उसका आगे आगे बढ़ रही हैं, लोग उसमें रुचि ले रहे हैं, लोगों का ध्यान उसमें है, नीति निर्धारकों का ध्यान उसमें है। तो सरकार को भी आगे आकर निरंतर करनी है निगरानी। सरकार का काम निगरानी करने का है, उसको देखना है कि यहाँ पर क्या है परिदृश्य हो रहा है, प्रयासों में कमी न रह जाए, ऐसा बनना है ध्यानी। मतलब प्रयास किसके हैं? प्रयास हमारे बच्चों के हैं, प्रयास हमारे माताओं के हैं, प्रयास हमारे कृषि सखी के हैं, प्रयास हमारे किसान के हैं, प्रयास हमारे वैज्ञानिकों के हैं, प्रयास हमारे अन्य जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन सबके प्रयास हैं। उसमें प्रयासों में कमी न रह जाए, हम सबके प्रयासों में ऐसा कमी न रह जाए, कोई चीज अगर कम हो रही है तो उसको तुरंत भर दें, ऐसा बनना है ध्यानी। उसको ऐसा ध्यान देना है, उनको निरंतर ध्यान रखना है कि इनके प्रयासों में निगरानी करते हुए आगे प्रयासों की कमी न रह जाए, इसको करना है। और ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों की सबके साथ मिलकर के,
चाहे बच्चे हैं, चाहे माताएं हैं, चाहे कृषि सखी हैं, चाहे उपभोक्ता हैं, चाहे सरकार है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रयासों की सीढ़ी बनानी है। सांप कहीं निगल न जाए, बरतनी सावधानी है। तो हम सीढ़ी बना करके तो चढ़ रहे हैं ऊपर, लेकिन कोई गलती हो गई, कुछ हमने उपयोग कर दिया, हमने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे हमें सांप निकल जाएगा। जो हमने सांप सीढ़ी के खेल में भी इसको दर्शाया है कि जो भी सांप सीढ़ी के खेल बने हैं उसमें कहीं ना कहीं सांप को जरूर दिखा रखा है। इसको इसको एक माध्यम है। यह नहीं कि सांप खराब है, सांप अच्छा है। कई सारे सांप खराब नहीं होते हैं, ज्यादातर उसमें से जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन खाली उसको एक भय का रूप दिया है। लोग, मैं प्रकृति का के बारे में बात करते हुए सांप को खराब नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में। लेकिन इस कविता में इस भाव के साथ कि हमारे हितधारकों के जो प्रयास हैं उसमें अगर कुछ नेगेटिव हो गया, कोई नकारात्मक चीज हो गई, तो उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है कि सांप ऐसे खराब जो चीजें हैं उसको भी निगल लेगा और निगल करके आपको वापस पहुंचा देगा। इसमें सांप की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका को भी हम सोच सकते हैं, उस पर हम विचार कर सकते हैं कि सांप क्या केवल खराब ही होता है, या उसकी भी भूमिका होती है प्रकृति का संतुलन बनाने में, उसकी भी भूमिका है। तो खराब कुछ भी नहीं है, प्रकृति में जो भी दिया हुआ है उसमें हर एक को नमन करते हुए इस हितधारकों के बारे में, और जिसमें अब ये सांप का भी जिक्र अब आ गया है, तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण हितधारक है, प्राकृतिक खेती का हितधारक है। हमारे उसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी को शेषनाग ने अपने ऊपर, धरती हमारी टिकी हुई है शेषनाग में। ऐसा शायद कुछ वाक्य है उसमें, दिनेश जी शायद उसके बारे में भी बताएंगे कि ये प्रकृति में अगर सांप नहीं हो तो प्रकृति का क्या होगा। हमारे विष्णु भगवान शेषनाग के ऊपर ही दिखाई देते हैं, कालिया मर्दन भी उन्होंने शेषनाग का ही किया है। तो सांप की भी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको हम नकारात्मक नहीं समझ सकते हैं। तो यह चीज भी इसका एक प्रसंग के रूप में यहाँ पर। जी दिनेश जी। जी 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 सर, बहुत ही सुंदर। और जब आप ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही हमारे आदरणीय सदस्यों के मन में कौतूहल भी जग रहा होगा। कुछ समय ही है कि हम तुरंत अभी थोड़ी देर बाद आपके पास आने ही वाले हैं। और जहां तक आपने सांप की बात की, हमारी जो इकोसिस्टम है इसमें इसकी महत्ता है। और मुझे तो ये लगता है, जैसे आपने शेषनाग की बात की, कि अगर थोड़ा डर है तो हमारा जो कार्य है वो सुगम हो जाता है। यानी एक कुछ हमने लकीरें खींच ली है, कुछ लिमिट बना दी है कि अगर हम इधर उधर गए तो हम ट्रैक से बाहर हो सकते हैं। इसलिए अपने ट्रैक पर चलना जरूरी है, और ट्रैक बना हुआ ही इसलिए है कि उस पर आगे बढ़ना है। शायद जब प्रकृति ने सांप की रचना की होगी तो इसीलिए की होगी। और जब हम देखते हैं, अगर हम अपनी प्राचीन संस्मरणों पे न भी जाएं और वर्तमान प्रासंगिकता को देखें सांप की, तो उस पर, उसके शेषनाग के सिर पर टिकी हुई धरती यही उजागर करती है कि अगर थोड़ा डगमग हुए तो हम खाई में गिर जाएंगे। इसलिए सांप अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हम दुरुस्त हों और आगे बढ़े, यानी हम सांप को छेड़े नहीं, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़े, तो निश्चित ही हम सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात और है, जो आपने सरकार से अनुरोध किया है, ये आप दूसरे शब्दों में भी कर सकते थे, जो लोगों का लगभग सामान्य व्यवहार होता है कि एक मांग के तौर पर कर सकते हैं, सरकार से मांग, सरकार से नाराजगी। लेकिन ये अनुरोध वही व्यक्ति कर सकता है, और वही व्यक्ति कर सकते हैं जो जिम्मेदारी को साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ, हमारी लिमिट क्या है, हमने क्या करना है, और हम जो कर रहे हैं उसको प्रोत्साहन की आवश्यकता है। और उस प्रोत्साहन, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें जो रास्ता नहीं दिख रहा है वहां टॉर्च की जाए, वहां लाइट किया जाए, और हम उस पर आगे बढ़ सकें। और हम, अगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है किसानों की, उपभोक्ताओं की, समाज की और जनता की, तो सरकार उस पर निगरानी रखे, उसको पेंग बढ़ाए, उसको हल्का धक्का दे आए प्यार से, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये जो अंत में
कविता का उपसंहार आपने किया वो अनुरोध के साथ किया, और निश्चित ही अनुरोध में रिस्पॉन्सिबिलिटी झलकती है। और अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जन समाज आगे बढ़े तो फिर हम कोई उत्पात नहीं मचाएंगे, हम किसी सांप को नहीं छेड़ सकेंगे, और हमारी जो कार्य है वो स्वतः ही प्रकृतिवर्त हो जाएंगे, और हम अपने कार्य में सफलता कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। जी जी जी। तो ये याला भाग 3 लगभग समाप्त हो गया है। इसमें ज्यादातर हमने पढ़ लिए हैं। अब अगला जो भाग था वो था प्राकृतिक खेती का जुनून। और इसमें जो जुनून है वो प्रकृति का भी जुनून है, और इसको भी हमें समझना ज़रूरी है कि कौन क्या भूमिका निभा रहा है। तो इसको मैंने इस तरह से लिखा है, केंचुआ भी नाच रहा, कर रहा गुणगान, छोटे छोटे जीवों का बढ़ रहा सम्मान। मतलब केंचुए को हम इकोसिस्टम इनेबलर कहते हैं अंग्रेजी में, उसको सॉइल का इंजीनियर भी कहते हैं। लेकिन उसको जब ये प्राकृतिक खेती से हमारी मिट्टी अच्छी हो जाती है तो उसको एक अवसर मिलता है ज़्यादा संख्या में एक अपने मिट्टी में रहने का। और उसके साथ साथ न केवल केंचुआ बल्कि उसके साथ जो और बहुत सारे जीव जो धरती में पाए जाते हैं, जिनको हम शायद देख भी नहीं पाते हैं, इतने छोटे होते हैं, और कुछ को देख पाते हैं लेकिन फिर भी उनको ध्यान नहीं रहता है, तो उनका भी सम्मान बढ़ता है। मतलब उनको भी पोषण के लिए जगह मिल पाती है, और उनकी जब संख्या और उनकी जो डाइवर्सिटी, मतलब वो विभिन्न प्रकार के जो प्राणी इसमें हैं, जीव जो हैं, जब वो बढ़ जाते हैं तो उनका भी एक इकोसिस्टम होता है। और हमें नहीं मालूम, किसी वैज्ञानिक को भी स्पष्ट रूप से नहीं मालूम है कि मेरा जो अपना एक लार्वा है जो जमीन में अपनी जीवन लीला कर रहा है, या कई तरह की ऐसी जो प्राणी हैं जिसको हम स्प्रिंग टेल कहते हैं, उसको पीड्स कहते हैं, मिलीपीड्स कहते हैं, तो उनका क्या भूमिका है, उनकी कौन से हमारा रसायन जो हमारी खेती को ज़रूरत है, जो पौष्टिकता के रूप में हमारी ज़रूरत है, हमें खाने में वो हमारे उसमें ज़रूर आना चाहिए, हमारे भोजन का हिस्सा बनना चाहिए, कौन से प्राणी की क्या भूमिका है, ये स्पष्ट रूप से नहीं निकाल पाया है कोई। और इनका सबका एक समन्वित रूप से ही अभी तक के प्रयास है कि अच्छा ऐसा करके अगर ये मिट्टी ऐसी हो जाएगी, इसमें ऐसा होगा, तो हमें सारे के सारे तत्व जो हमें मिलने चाहिए प्रकृति को के माध्यम से, जो मिट्टी में होने चाहिए, मिट्टी के माध्यम से हमारे पौधे में आने चाहिए, पौधे के माध्यम से हमारे भोजन में आने चाहिए, और भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में आना चाहिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन से जीव का कहाँ पर क्या योगदान है, जब तक कि वो हमें नहीं मालूम है, तो लेकिन इन जीवों को संभाल के संजो के रखना है। इसलिए मैंने उनके सम्मान की बात कही है कि इनका सम्मान करना है, इनको हमने इस भाव से देखना है कि ये सब हमारे साथ मिलकर के प्रकृति के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही आगे चलते हुए ऐसी प्रकृति की नेमतों का जब ले रहे संज्ञान, गौ माता के आशीर्वाद से महक उठा इंसान। गौ माता सबसे महत्वपूर्ण है। धरती के नीचे हमारा केंचुआ, धरती के ऊपर हमारी गौ माता। तो ये बहुत है कि गौ माता का हमें आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। धरती माता, गौ माता का आशीर्वाद हम तब भी लेते हैं जब हम अंतिम समय आता है, हम कहते हैं गौ माता की हमने पूंछ छुआ दो तो इसको जरा सी इसको मुक्ति मिल जाएगी। तो गौ माता का आशीर्वाद हमारे लिए न केवल प्राकृतिक खेती में, हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में, हमारे और भी तरीके से, तो उसका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। और ये भी कहते हैं कि इतने कोटि देवता हमारे गौ माता में विद्यमान है, तो उनका आशीर्वाद से का मिल गया तो मतलब सारे सारे जितने भी भगवान है सबका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। तो उसके गौ माता के आशीर्वाद से महक उठा है इंसान। और इसी प्रकार से प्राकृतिक खेती की राह अब नभ में भी आसान, अब आसमान में भी आसान हो गई है। छोटी सी मधुमक्खी भी दे रही योगदान। इसको भी हमने कल चर्चा की थी कि छोटी सी मधुमक्खी का क्या योगदान है शहद बनाने, हमारा बाकी सब चीज़ों का, और पॉलिनेशन करने का, ये सब योगदान है। तो ये सब तीनों चीज़ें, धरती के नीचे केंचुआ, उसके ऊपर गौ माता, आसमान में हमारा जो है मधुमक्खी, ये भी मैंने इसी सदन के माध्यम से सीखा।
हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी ने एक बार इसी के ऊपर अपनी व्याख्या की थी, तो उनकी स्मृति और उनको याद करते हुए ये शब्द निकल करके आए हैं। और इसी तरह से आगे जब हम चलते हैं कि हम जीवामृत और जैविक बीज, जरा कठिन है ये। कई बार मैंने किसानों से पूछा, जीवामृत तुम बना लेते हो? मैंने कहा हाँ बना तो लेते हैं, लेकिन जरा कठिनाई होती है इसमें, कौन इतनी मेहनत करेगा, कौन करेगा इतना काम। फिर इस तरह से मैंने जैविक बीजों के बारे में पूछा। भाई जैविक बीज के लिए हमारे इस मंच में भी बहुत सारे साथी आए, एक से एक साथी थे, लेकिन क्या ये काम सारे लोग कर पा रहे हैं? ये सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने लिखा जीवामृत और जैविक बीजों का उत्पादन कर रहा जनूनी किसान, केवल वो किसान, जनूनी जो किसान है, वही इस काम को सफलतापूर्वक नियमित रूप से एक निश्चित तरीके से आगे बढ़ पा रहा है। सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। और लेकिन इससे क्या हो रहा है? आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा, हो रहा उसका सम्मान। ऐसे जनूनी किसानों का ही सम्मान हो पा रहा है और वो धीरे धीरे अपने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते जा रहा है, धरते जा रहा है। आगे उनको रोकने वाला कोई नहीं है। वो धीरे धीरे अपने रास्ते में बढ़ते जा रहे हैं। और फिर ये है, धरती के विभिन्न आयामों में कर रहे योगदान, पृथ्वी पवन जल तेज नभ सभी से है समाधान। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो ये पांच जो हमारे जो हम पंचभूत की बात कर रहे हैं, पंचभूत से ही हम समाधान पा रहे हैं। चाहे हम अपने सूर्य को देखें, वहां से भी हमें समाधान मिल रहा है। सभी चीज में हमें समाधान मिल रहा है। प्रकृति के तरफ उन्मुख होकर के जितना हम बढ़ रहे हैं, तो इनका योगदान पा करके हमें समाधान मिल पा रहा है। तो ये इस प्राकृतिक खेती के जो जनून है, और उसके साथ फिर जो हमारे साथ और भी जो लोग अपने अपने स्तर से, जो मैंने लिखा कि गांव के प्रधान, संगठन, व्यक्ति, सब में होड़ लगने की एक इच्छा जागृत हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि मैं यह क्या योगदान करूं, सभी लगा रहे हैं दौड़, मैं क्या योगदान कर सकते हैं, इसकी तरफ सभी दौड़ लगा रहे हैं। कोई तेजी से दौड़ रहा है, कोई हल्के से दौड़ रहा है, कोई चल रहा है, लेकिन इस तरफ बढ़ने लग गए हैं। यही इस प्राकृतिक खेती का जनून की जो बात है, वो इस हिस्से में छुपी हुई है। जी। और इस खंड में जब आपने शुरुआत की तो केंचुए की बात आई, और वास्तव में केंचुआ तो प्रतिनिधि है हमारी जमीन में सूक्ष्म जीवों का। सूक्ष्म जीव तो और सूक्ष्म होंगे, लेकिन जो दिखने वाले जो जीव हैं, और जहां से एक श्रेणी बन जाती है, यहाँ से और सूक्ष्म से यानी बारीक से बारीक जीव आगे होंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे केंचुआ हमारे खेत का प्रधानमंत्री हो, और उनके साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, और उस डिपार्टमेंट्स की हमें कोई जानकारी नहीं है, कौन मंत्री है, कौन उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कितने कर्मचारी हैं। और निश्चित ही उस डिपार्टमेंट, उनकी पूरी लॉबी है, उनके बिना तो हमारी खेती होना कठिन है। लेकिन अभी अभी हम केंचुए तक ही गए हैं, और हमारे पूर्व ऋषियों ने तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की भी व्याख्या की है, लेकिन वहां तक फिर से आना थोड़ा कठिन भी है, और समय का भी लगता है कि हमें बहुत समय लग जाएगा उस व्याख्या पे जाना। लेकिन केंचुआ सुरक्षित है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी धरती की और उनकी जो उनकी सरकार है वो सुरक्षित है। और इस सरकार से जब हम आगे बढ़े, तो आपने गौ माता की पूंछ का स्पर्श कहा, और इसमें गाय की अपनी वैज्ञानिकता है, उसकी पूंछ की अपनी वैज्ञानिकता है, लेकिन गाय के पूरे शरीर का जो अंतिम भाग है वो पूंछ है, और उसका टच, उसका स्पर्श हम मानवों को मिले और उसका आशीर्वाद मिले, इसकी भी अलग ही महिमा होगी। इस पर भी हम कभी, ये भी एक अलग अध्याय को खोलता है मुझे लगता है। तो और साथ में हमारे आदरणीय सदस्य भी इस पे आने वाले समय में वार्तालाप रखेंगे। हाँ, जो नभ में जो खेती है वो बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, और जब नभ की खेती, आकाश की खेती है, तो वैज्ञानिकों को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, जो इस खेती की पारिस्थितिकी को समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि नभ में कैसी खेती होने वाली है। जब आपने नभ की खेती कहा तो मुझे भी सोचने पर विचार
करना पड़ा, लेकिन आज आपने इसके पट खोल दिए हैं। और जब पट खोले, आपने मधुमक्खी की बात की, तो मुझे फिर लगता है कि जो हमारी फसलों की जो जितने भी परागण करने वाले जो कार्यकर्ता जीव हैं, कीट हैं, वो नभ की ही तो बात है। और अगर ये नभ सुरक्षित नहीं रहेगा, तो हमारी खेती जमीन वाली भी सुरक्षित होना बड़ा कठिन है। तो ये जो नभ की खेती का विषय है, ये भी एक अ, अलग ही अलग किताब बन सकेगी। आने वाले समय में हम आपको सुन सकेंगे। और साथ में जो जुनूनी किसान है और बीजा मित्र है, ये बात निश्चित है कि हम वार्तालाप कर लेते हैं, हम उसको उपभोग कर लेते हैं बीजों का, लेकिन जो जुनून के साथ जो किसान उसे उगा रहा है और जो हमारी थाली तक पहुंचा रहा है, उसको हम पुनः पुनः नमन करते हैं। और फिर आपके पास पहुंचते हैं उन पंच महाभूतों को, क्षिति जल पावक गगन समीरा की बात, जो आपने सबको टच दिया है, कि हम अगली पंक्तियां पढ़ें और उन पंक्तियों के बाद और समझने के बाद हम चर्चा भी करें जी। जी, भाग 5 में है समर्पण की बात। और इसको भी लिखा है कि जो इस धरती का करेगा बेड़ा पार, प्रकृति भी देगी उसको छप्पर फाड़। तो जो इस प्रकृति, धरती माता और इसके लिए आगे से योगात्मक तरीके से, तो भगवान प्रकृति ये भी इसको छप्पर फाड़ के देगी। कहीं मालिक की फटकार न सुननी पड़े, प्रो बोनो होकर कभी हम भी घबराते हैं। मैंने ये शब्द कल भी लिखा था और ये शब्द इसी सप्ताह मुझे मिला। और तो प्रो बोनो मतलब कि कोई भी चीज़ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यह बहुत कम लागत में हो जाती है। तो हम जब हम प्रकृति के साथ बात करते हैं तो हम प्रो बोनो हो जाते हैं। तो लेकिन हमने इस धरती में आके क्या योगदान किया, क्या हमने प्रकृति के लिए क्या किया, क्या खराब किया, क्या अच्छा किया। तो इसको, इसकी फटकार, अगर हमने कुछ खराब किया तो मालिक से कहीं फटकार न सुननी पड़े। तो इसलिए हमें प्रो बोनो होकर के अपने जो भी हम काम कर सकते हैं उसकी तरफ ये इंगित है। और हम फिर भी अपना शीश जो है धरती माता को झुकाते हैं और भारत माता को ये जीवन समर्पित हम कराते हैं। तो ये भाव हमारे इस समर्पण के भाव हैं। समर्पण के भाव, धरती माता के प्रति समर्पण, धरती माता के साथ ही भारत माता के प्रति समर्पण, और उसके साथ ही प्रकृति और के प्रति हमारा जो योगदान है, उसको अपने मन से पहले अपने आप से शुरुआत करते हुए, वो भाव को अपने अंदर लेते हुए, बिना दूसरे को बताए हुए कि हम अगले ने क्या करना है, हम खुद स्वयं खुद इस धरती माता के लिए स्वयं कुछ कर सकें। ये इसका इसका ये भाव है। और इसी के साथ फिर मैं भाग 6 की तरफ भी बढ़ता हूँ। वह है कि सरकार से अनुरोध, जो कि सब इसी से मिला जुला है। और उसमें मैंने लिखा है, अभी समय है, सही समय है, आगे बढ़ो सरकार। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौर महासुख दीजिए। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत हुए आनंद हमारो। ये जो भाव है, ये जो शब्द हैं, ये मेरे नहीं है, ये लिए हैं। लेकिन यह है कि जो जन है, जो प्रकृति के जो जन है, जिसमें मानव एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है, उन सभी जनों के जो काज है उसमें विलंब न हो, मतलब उनके सुख में कोई विलंब ना हो। ये आग्रह किया गया है, अनुरोध किया गया है, प्रार्थना की गई है। अपने जन को तुरंत उबारो, या आपके जो जन हैं इनको आप तुरंत उबारो और उनको आनंदित कर दो। इन भावों के साथ ये अनुरोध किया है सरकार से। सरकार मतलब प्रकृति की सरकार, सरकार मतलब भारत सरकार, जो भी सरकार है उसके लिखा है। और अमृत काल में प्रकृति की एमएसपी की करो जय जयकार। अमृत काल है तो हम जय जयकार किसकी करें? हम भारत माता तो करें, लेकिन प्रकृति की भी जय जयकार करें, उसकी एमएसपी की जय जयकार करें। मिनिमम सपोर्ट हमारा क्या होना चाहिए प्रकृति के प्रति, इसके संसाधनों के प्रति, इसकी मिट्टी के प्रति, इसकी पानी के प्रति, इसकी हवा के प्रति, जो भी पंच तत्व है। और प्राकृतिक खेती के दम से ही कहलाओगे पालनहार। तो पालनहार तो हमारा भगवान हमारे पालनहार ही कहते हैं। लेकिन जब ये प्राकृतिक खेती के ऊपर हम और ज़्यादा केंद्रित हो जाते हैं तो हम
और गंभीरता से और उसके साथ हम कहलाएंगे। पालनहार सरकार से अनुरोध है, भारत सरकार से अनुरोध है, राज्य सरकार से अनुरोध है, जिले की जो सरकार है उससे अनुरोध है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण हमारी जो भगवान की सरकार है, प्रकृति की सरकार है, उनसे भी अनुरोध है कि ऐसे करते हुए ये आगे बढ़ करके हमें मदद करें। जो हमसे गलतियां हो रही हैं उनको माफ करें, जो हम नहीं कर पा रहे हैं उसको सही करने के लिए हमें शक्ति दें, और जो भी हम आगे बढ़ के काम कर सकते हैं और जो भी हम दूसरों को सहयोग कर सकते हैं, जो भी हम प्रकृति को सहयोग कर सकते हैं, इसके लिए हमें शक्ति दें। इस अपार शक्ति के साथ को लेने के लिए ही अनुरोध सरकार से भी है, और सबसे अनुरोध है कि इसकी तरफ हम आगे बढ़ें। और इसकी तरफ करते हुए यह कविता की अब समापन हो गया है। ज़्यादातर पंक्तियां मैंने आज पढ़ ली हैं और उसमें कुछ पंक्तियां छूट गई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको सबको समझाने का और जिस भाव से लिखी गई थी और जो भाव प्रकट हुए थे उसी के ऊपर बातचीत करने का ये प्रयास है। तो मुझे एक बार फिर से आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कवि की भी एक चाह होती है कि उसकी कविता को कोई बार बार सुने, और मैंने तो पहले शुरुआत दिनेश जी से की थी कि सुनो मेरी कविता सुनो, फिर मैंने घर वालों से कहा मेरी कविता सुनो, फिर मैं ऑफिस में आया तो मैंने यहाँ पर भी अपने स्टाफ से कहा सुनो पहले मेरी बात सुनो और फिर मैंने कहा योगाहार वाले आप सब भी मेरी बात सुनो। तो मैं सभी का आपको मेरी बात सुनने के लिए, और भाव की बात रही है, कोई त्रुटि हो जाए तो उसको मुझे माफ करिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत प्रणाम। इस मंच से और सभी से मैंने जो कुछ सीखा उसके प्रति भी मैं बहुत विनम्रता से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको धन्यवाद करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरा तो सौभाग्य रहा है कि 2 दिन की यात्रा में आपके साथ रहा, और जो आप निरंतर लेखनी को आगे बढ़ा रहे थे नोटबुक पे। पहले तो मुझे लग रहा था कि आप जब भी समय मिल रहा है क्या लिख रहे हैं, लेकिन जब आपने बताया, जो पंक्तियां बताई, तो मुझे और भी साकार होती हुई दिख रही हैं। और आप जब समर्पण का भाव कह रहे हैं, और ये जो मेरी भी सुनो एक याचना भी है और समर्पण भी, कि मेरी भी सुनो। अभी आपने कविताओं के माध्यम से समर्पण का जो भाव कहा है, कल के और आज के उपसंहार में मुझे थोड़ा अंतर नजर आया। कल का जो उपसंहार था वो अनुरोध के साथ था, और आज का उपसंहार समर्पण के साथ है। और उसमें आपने जो निवेदन का किया है कि मेरी भी सुनो, ये निवेदन असल में धरती की भी है, धरती का भी है कि मेरी भी सुनो। और अगर अभी नहीं सुनी तो हाँ, शायद देर हो जाएगी। और ये निवेदन अगर सरकार से भी हम करें तो एक आइडियल सरकार से, और निवेदन कौन करे, एक आइडियल किसान करे, तो ये भाव कुछ अलग दिखाता है। वास्तव में यही इसी घड़ी से छलकता है अमृत, इसलिए शायद ये अमृतकाल कहलाता है। और जो आपने पूर्व गुणों की बात की, तो मुझे लगता है कि मुझे भी ये सब, मेरा तो ये सब मैंने कल ही आपसे सुना, या परसों मैं यानी 1 हफ्ते के दौरान ही मैंने ये सब सुना। और जब पूर्व बोनों का अगर मैं अर्थ लगाऊं, हालांकि वो सटीक नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हमने यानी बिना मेहनत के अगर मिल जाए तो हम उत्पात मचा सकते हैं। तो इसीलिए शायद हम घबराते होंगे। और जो भारत माता को जीवन समर्पण की जो बात है, वो हमारी सुनने वाली योगाहार के सदस्य हैं, जो लॉ ऑफ रिटर्न की बात करते हैं, तेरा तुझको अर्पण की बात करते हैं। और जब हम खेती से प्राप्त होने वाला, खेती को ही वापस देने की बात करते हैं, जैविक खेती की बात करते हैं, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, और ईमानदारी से की हुई कसरत की बात करते हैं, तो शायद यही समर्पण भाव है। और इसी समर्पण भाव के साथ मैं आज की अपने मुख्य वक्ता के रूप में और कवित्व के
ऑरा को, व्यक्तित्व को संभाले हुए आदरणीय पवन कुमार सर, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये जो कविता तो है ही है, लेकिन कविता के साथ साथ एक ऐसा अध्याय है, ऐसा लेसन है, ऐसा पार्ट है जो हमें तैयार करता है मनोभावों से और हमारे कर्मों से, कि हम जिस कर्म के लिए, यानी कृषि और उपभोक्ता दोनों के लिए ये है, और उनके साथ साथ सभी के लिए है कि हम समर्पण के साथ कार्य करें और अलग अलग पायदानों पर आगे बढ़ें। हम इधर उधर न खिसकें, क्योंकि खतरे भी बहुत हैं। सांप की बात हुई है, वो हमारा दुश्मन नहीं है, हम अपने दुश्मन खुद हैं। अगर हमने उसे छेड़ा तो हम बचेंगे नहीं, लेकिन अगर हम आगे बढ़े तो इस खुशहाली, खेती की खुशहाली को प्राप्त करेंगे। और इसी खुशहाली की खुशबू के साथ मैं आदरणीय सदस्यों के पास पहुंचना चाहूंगा कि उनका हैंड रेज हो या फिर जो भी व्यवस्था बने, एक एक करके आपके पास हम आएंगे और आप आज की जो द्वितीय दिन की कविता पाठ की जो पंखुड़ियां हैं उनको, उनका जो जो महक समझने के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, गुरु जी के पास। जी, स्वागत है सर। जी ओम। आज की हमारी योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही और जो कविता पाठ हुआ है ये बहुत ही प्रकृति की वंदना है। अच्छी तरह से प्रकृति को समर्पण किया गया है और जैविक को हम किस तरह से आगे बढ़ाएं, इस पर कौन कौन इसमें सहयोग करेगा। बच्चे करेंगे, माताएं करेंगी, बहन करेंगी, किसान करेंगे, जुनूनी किसान करेंगे, सबका गुणगान किया गया है। एक बात इसमें थोड़े से सरकार का भी बात की गई है, परंतु एक बात छूटी है जो एक संशय के रूप में हो सकती है। कृषि सखी जब इस बात को सब सुनती है, आत्मसात करती है, पर उसके मन में एक संशय भी है कि वह किस तरह से अपने बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाएगी, किस तरह से अपने जो लोक व्यवहार है उसको कैसे करेगी। इस पर भी कुछ चिंतन होना चाहिए था, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। जी ओम। जी जी, आदरणीय पवन सर के पास पहुंचते हैं। जी दिनेश जी, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में भी, लेकिन अभी हमारे साथ और भी हमारे हैंड रेज्ड हैं। भूपेन शास्त्री जी का हैंड रेज्ड है, कल्पना कोटले जी का है काफी समय से, तो मैं उनको भी समय पहले देते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे। जी, निरंतर जो हैंड रेज हो रहे हैं और इसी क्रम में पहले बहन कल्पना कोटे जी के पास पहुंचते हैं और आदरणीय सदस्यों से ये भी निवेदन है कि दूसरे के लिए भी समय बचा करके हम आगे बढ़ेंगे। जी, कोटले जी। जी, सदन को नमन, गुरु सत्ता को नमन और पवन सर को नमन। सर जी प्रणाम। सर जी, आपकी जो कविता सुनी, एक वैज्ञानिक को एक कवि के रूप में जो देखा ना आपको, तो ये बहुत आनंद विभोर करने वाला था। है मतलब अद्भुत है, दिव्य है। आपने आसमान, धरती और धरती के अंदर और जल में ये सारी नापने की आपने कोशिश करी और हर पहलू को टच करने की कोशिश करी। तो वो समेटा नहीं जा रहा है, मेरे शब्दों में समेटा नहीं जा रहा। आपका जो विस्तृत रूप देखा हमने, किसान की पीड़ा देखी, एक महिला की आपने, एक जो गृहिणी की आपने पीड़ा देखी, जहर जो परोसा जा रहा है थाली में, भगवान को जो थाली परोसती, ये सारी पहलू। और आपने दो तीन शब्द मुझे बहुत चुभ गए हैं कि आपने बोला कि किसान, जुनूनी किसान, इतना अच्छा शब्द है वो कि किसान तो है, भारत में किसान है, लेकिन जुनूनी किसान नहीं, जो कि प्राकृतिक कृषि करने की ओर अग्रसर है। बहुत कम लोग हैं, तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। किसानों को मतलब प्राकृतिक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की जरूरत है, तो उसको भी बढ़ावा देना है। तो किस रूप में देंगे, कैसे देंगे, उसके लिए भी। और आपने आसमान में, जैसे दिनेश भैया जी ने बोला था कि आसमान में कैसी खेती होगी, तो कल से ये शब्द मेरे दिमाग में गूंजता जा रहा था। और सर ने मुझे एक मौका दिया था, यहाँ पे बालाघाट में एक वर्कशॉप थी, तो उसमें जाने का सर ने पहलू बताया था मुझे और मैं गई थी। तो उसमें नट की खेती कैसी होती है, तो वो मैंने बहुत विस्तृत रूप से देखा, मधुमक्खी का पालन और कैसे मतलब हमारे फार्मिंग में वो मदद करती है। और तीसरी ये चीज कि सरकारों की जो विनती करी कि सरकार मतलब सिर्फ हमारी
जिले की और राज्य की और भारत की नहीं, ये सरकार प्रकृति की सरकार, ये हमारे देवत्व की सरकार, ये अपनी सरकार, ये खेती की सरकार, तो आपने जो विस्तृत रूप दिया है सब पहलू को टच करा, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शब्द नहीं है मेरे पास। तो ये शिक्षा में भी जाना चाहिए, सरकारों के पास जाना चाहिए, और ये कविता को मैं बहुत एक पढ़ना चाह रही हूँ मैं इस कविता को, एक एक शब्द आपके जो है, आपने जो किया है काम वो है, ये ऐसे ही शब्दों में नहीं आया है, जो कवि के रूप में जो उभर के आया है, आपने एकदम हृदय से, आपने कर्मों से, जो आपने इतने सालों का जो अनुभूति है वो व्यक्त हुई है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद भैया। धन्यवाद, धन्यवाद। जी, निश्चित ही किसी कवि की कल्पना और संवेदना, संकल्पना या फिर कर्म से उपजे हुए जो अनुभव होते हैं, वो कविता के रूप में जब ढलते हैं तो कुछ नई दिशाएं हमें मिलती हैं। और इसी क्रम में आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी तक हम पहुंचते हैं। और जी, आपका स्वागत है सर। जी ओम। सदन को बहुत बहुत प्रणाम। अभी आज के मुख्य जो 2 दिवस से हमारे सदन का जो विषय चल रहा है कि हम एक कृषि वैज्ञानिक को कवि के रूप में रूबरू होते हुए देख रहे हैं। एक बचपन में हम दोहा पढ़ते थे कवियों के बारे में, सूर सूर्य, तुलसी शशि, उडगन केशवदास, और विश्व पटल पर हो प्रकाशित कवि पवन कुमार। कवित्व पीड़ा से पैदा होता है। जब समाज की पीड़ा और किसानी की पीड़ा आपके कवित्व से आ रही है, सौभाग्य का विषय है कि आज मेरे पिताश्री मेरे पास बैठे हुए हैं। पिछले 1000 दिवस से मैं कृषि के इस मंच से जुड़ा हुआ हूं। 300 दिन उसमें से माइनस कर दे तो 733 दिवस हो गए। आज संयोग ऐसा है कि मेरे बुजुर्ग पिताजी यहाँ मेरे पास मौजूद हैं और संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान हैं। मैंने आग्रह किया है उनसे कि आप पहला कवित्व कैसे प्रकट हुआ था, थोड़ा सा आप हमारे सदन को सुनाएं। आदि कवि का जो पहला कवित्व प्रकट हुआ था, मैं पिताजी से अनुरोध करूंगा कि वो आपको वो प्रसंग सुनाएं कि कवित्व कैसे पैदा होता है। फिर आगे की चर्चा मैं करता हूँ। आदरणीय बाबू जी, जी बोलो जी, सुनाएं। आशीर्वाद दे दो पहले तो आशीर्वाद दे दो किनको, सभी को, सदन में समझ सभ्य सदन दर्शन भी करा दें, वीडियो खोल दें। जी जी, दर्शन करवा देता हूँ जी। जी प्रणाम। आयुष्मान प्रणाम। ये भैया बता रहे थे कि स्वयं कविता कैसे प्रकट हुई है और आदि कवि वाल्मीकि को आदि कवि क्यों कहा जाता है और आदि काव्य क्या है। तो आदि काव्य में हमारे वाल्मीकि रामायण है और आदि कवि सर्वप्रथम यदि कोई है तो वाल्मीकि ऋषि है। एक दिन की बात है, तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि ऋषि स्नान कर रहे थे। स्नान करने के उपरांत जैसे ही वो बाहर निकले और वस्त्र आदि पहन रहे थे, तत्काल उनकी निगाह सामने क्रौंच क्रौंची के ऊपर पड़ी। क्रौंच और क्रौंची यानी जिसको अपने यहाँ चकवा चकवी कहते हैं, वे उस समय काम मोहित होकर के और रति क्रीड़ा में लगे हुए थे। इतने में एक बहेलिया आया और उसने बाण उठाया और बाण उठा करके मारा, उसमें से मादा रह गई और उस पक्षी को मार डाला। ऋषि के मुख से सहसा ही कविता प्रस्फुटित हुई और उन्होंने तत्काल कहा, मां निषाद प्रतिष्ठा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, बहुत दिन तक तू संसार में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्यों कि तूने मैथुन से यत् क्रौंच मिथुनाद, मैथुन करते हुए क्रौंच पक्षियों में से एक को मार डाला। एका नहीं कहा, एका में कहते तो वो चकवी होती, लेकिन एकम काम मोहितम, एक काम मोहित
पक्षी को तूने मार डाला है, इसलिए संसार में तेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। ऐसी सबसे पहली कविता वाल्मीकि ऋषि के मुखारबिंद से निकली। उसके बाद उन्होंने कई शास्त्रों का वर्णन किया, कई कविताएं लिखी, वाल्मीकि रामायण लिखी 7 कांडों में, और बड़ा अनुपम ग्रंथ लिखा जिसकी कोटि का आज तक कोई ग्रंथ नहीं है, उसे कोई पहचान नहीं पाता है। सामान्य लोग केवल तुलसी की भाषा जान रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि की भाषा से परिचित नहीं है। पवन जी को आशीर्वाद दे दो। पवन जी बता रहे, मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन पवन जी नाम से आपको कहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, और बड़ी कविता आपकी चले और विख्यात रहे, ऐसी कविता करते रहे, और हमेशा आपके मुखारबिंद से कविता जो प्रस्फुटित होती रहे। जी जी जी। आज पिताजी थे तो मैंने कहा कि पहला कवि कैसे हो, और पीड़ा से ही कवि पैदा होता है, और कृषि पीड़ा है, और रसायन खेती करने वाले, उनका कहना है कि वो जो शिकारी, वो बहेलिया जो प्रेम में रत इस समाज के अंदर रसायन का इस्तेमाल कर रहा है और कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहा है, कभी पवन कुमार उसे श्राप ना दे दे, ऐसा मेरा इसलिए आपका ये संग्रह जो हम 2 दिन से सुन रहे हैं बहुत श्रेष्ठ है। और आकाशीय खेती की बात हो गई आज तो, सांप सीढ़ी से लेके, और तो प्रभु ये महाकाव्य में कन्वर्ट हो, जैसा पिताजी कह रहे थे कि रामायण की तरह, वाल्मीकि की रामायण की तरह। वैसे समझ में कम आता है शहर की ना, तो ये बहुत आगे जहाँ हम कवि पवन को इस मंच से, योगाहार के मंच से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, और आपको सुनने की इच्छा, और ये प्रकाशित भी हो ऐसी भावनाओं के साथ। आगे भी मंच पे बहुत सारे सदस्य हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाबूजी ने इस समय महाकवि बाबूजी 85 वर्ष की एज है बाबूजी की। अभी हमने उनका जो स्वरूप पाया है, वो आदि कवि वाल्मीकि जी के रूप में उन्होंने आशीर्वाद दिया है, और उनके रूप में इस कवि सम्मेलन में, जबकि हम किसानों की बात कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति होना हमारे लिए कह सकते हैं ये अतुलनीय है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि शब्द भी हमारे मध्य आ सकते हैं। ये और ये युग की आवश्यकता है। इन शब्दों की जो बनावट है, इन शब्दों का जो प्रवाह है, बहुत ही सुंदर है, और इस युग की इसकी आवश्यकता है। और कभी हम पुनः सुनेंगे बाबूजी को और आप सभी को, और इसी क्रम में जी हैंड रेज है आदरणीय प्रणाली मराठी दीदी का हैंड रेज है। वो निवेदन ये है कि कम शब्द में आप टिप्पणी करके, और फिर हम हाँ जी आगे बढ़ेंगे। जी अच्छा, वहां तक संभव तो आप जी आवाज आ रही है। हाँ, सभी को सादर प्रणाम। आज की योग कक्षा बहुत उत्तम। इस धरती माता पर इतना गहरा प्यार, सचमुच एक समर्पित समर्पण जो भाव कविता में हमें आज कल और आज सुनने को मिले हैं, वो बहुत नमन वंदन करते हैं। सब कुछ समर्पित करने वाला सपूत ही ये कर सकता है। ये कविता अपने हृदय के भाव और विचार इतने सुंदर तरीके से हमें ये सुनने को मिला। धरती माता, भारत माता के प्रति समर्पण, ये शब्द, और जुनूनी किसान, कितना भावार्थ भरा है। एक जुनून, धरती का प्यार, प्रकृति प्रेम होगा तो ये सब संभव होगा, ऐसी कविता का निर्माण होगा। सचमुच मुझे लगता है भारत के नवनिर्माण के इस कड़ी के लिए ये रत्नावली प्रेरणा स्वरूप है। समाज के उत्थान के लिए नींव का पत्थर ये कविता बनेगी।
मुझे तो बहुत कुछ बोलना था इस कविता के लिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा पहले ही दिनेश भैया ने डाली है। तो मेरा जो विचार है मैं आदरणीय पवन कुमार जी को भेजूंगी। ओम प्रणाम। नहीं, समय की मर्यादा नहीं है। निवेदन ये करूंगा कि एक दिन हम दीदी को सुनेंगे, उनका जो संग्रह है वो अवश्य सुनेंगे। और जी आदरणीय पवन सर कुछ बोलना चाहेंगे शायद? नहीं, मेरे ख्याल से अगर कुछ बोलना चाहती हैं प्राणलरी जी तो उनको बोलने दें। मतलब थोड़ा अभी जो विचार होते हैं फिर वो बाद में कई बार छूट भी जाते हैं। हाँ, मैंने लिखा ही है, 1 मिनट में होगा। जरूर। आदरणीय पवन कुमार सर जो हमारे सदन के मार्गदर्शक है, प्राकृतिक जैविक खेती पर आधारित हमें जो हर रोज आप इतना सुंदर ज्ञान, मैं उसके लिए शब्द ही नहीं मेरे पास। मन को छूने वाली काव्य धारा का निर्माण आपसे ही होने वाला था। ये शब्द आपके रूप से ही निकलने वाले थे। ये संकेत था भारत माँ का। आदरणीय पवन कुमार सर, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मुझे लगता है भारत के नवनिर्माण के इस कड़ी के लिए ये रत्नावली हम सब के लिए प्रेरणा स्वरूप है। ये आगे ले जाएगी हमें, समाज के उत्थान के लिए नींव का एक पत्थर बनेगी ये कविता। सॉइल का इंजीनियर, सचमुच कितना सुंदर प्रेरणात्मक संबोधन आपने दिया है। धरती माता, भारत माता एक ही रूप देखना, हृदय से भूमि से आपका इतना गहरा लगाव है, इसलिए ही ये शब्द आपसे हृदय से आ रहे हैं। ये कोई ऐसी धारा नहीं है, ये हृदय की कविता है। तब ही इतनी सुंदर कविता का निर्माण हो गया है। हमारा नेतृत्व, इतना सुंदर मार्गदर्शन इस खुले विद्यापीठ में हमें मिल रहा है, हम भाग्यवान हैं। सचमुच मुझे इतना गदगद हो रहा है कि आप जैसा उच्च कोटि का मार्गदर्शक भगवान ने हमें हर रोज हम मार्गदर्शन ले सकते हैं। ये कविता का निर्माण इसके कारण ही हो गया है। ये परमेश्वर का संकेत है कोई, ये कविता का निर्माण आपसे, आपके हृदय से होना। ओम प्रणाम। जी निश्चित ही दीदी जी ने कहा है, वो भी बात आदरणीय शास्त्री जी ने भी कही है और आदरणीय प्रणाली दीदी जी ने उस बात को सिद्ध कर दिया। और ये जो भाव संवेदना है वो ईश्वर का ही वरदान है। और इसी क्रम में आदरणीय ब्रज गोपाल सिंह, बहुत समय से आपको सुना भी नहीं है, और अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो, आप शिक्षाविद भी हैं। जी जी ओम सभी को प्रणाम। आज तो महाकवि महर्षि वाल्मीकि की याद हमारे मंच पे लोगों को आ रही, बड़ी अच्छी बात है। भाई पवन कुमार जी, भाई दिनेश जी और अन्य हमारे जो साथीगण हैं, तो अच्छा लगा। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादिकम वधीह काम मोहितम। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो हमारे आदि कवि हैं और विश्व में, ब्रह्मांड में ऐसा कहा जाता है कि वो पहली काव्य पंक्तियां हैं, तो अच्छी बात है। और हमारे एक भाई ने भाई पवन कुमार जी को इस प्रसंग से जो जोड़ा है, बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से उस निषाद में एक क्रौंच का वध किया। आजकल तो कितने निषाद पैदा हो गए हैं जो इस धरती माँ का वध कर रहे हैं, विष घोल रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, और हमारे भाई पवन कुमार जी ऐसे निषादों पर अपने ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। हम जितने लोग हैं, लगभग 25 लोग अभी इस समय जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी ऋषि परंपरा रही है, कृषि परंपरा रही है, उसको जीवंत बनाए रखने में आप सभी
भाइयों का बड़ा योगदान है। महानगरों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट है। बातें तो हम सब लोग कर लेते हैं, गाय की भी, गंगा की भी, पृथ्वी की भी, धरती की भी, पर समस्या ये है कि कुछ कर नहीं पाते हैं। और जब इस देश में मुसलमानों ने आक्रमण किए और यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, तो बेकारी हमेशा से रही। एक फारसी में कहावत, जो कि राजभाषा इस देश की फारसी हो गई, तो पढ़े लिखो लोगों ने एक कहावत प्रारंभ कर दी कि पढ़े फारसी बेचें तेल, ये देखो कुदरत का खेल। अंग्रेज आए तो अंग्रेजी आ गई और इस अंग्रेजियत ने, इस बहुमंडलीकरण ने सब कुछ चौपट करके रख दिया है। मुझे लग रहा है हमारा ये अभियान सफल होगा। और बचपन की ओर अगर हम सब देखते हैं तो जल भी शुद्ध था आज की अपेक्षा। बचपन में हम सब झरनों का जल पी लेते थे, नदियां शुद्ध जल हमें देती थी, लेकिन हमने अब सब कुछ नष्ट कर दिया है और शुद्ध तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, और मिलता है तो वो बड़ी कठिनाई से, बड़े तप से मिलता है और भाग्यशाली लोगों को मिलता है। हमारा ये मंच लोगों को शुद्ध अन्न, जल और वायु प्रदान करने में अपना योगदान देता रहे, ये हम सबकी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिनेश कुमार जी का। वो भी काफी दिनों से संकट में थे। आपने बताया था कि इनके पूज्य पिताजी अस्वस्थ चल रहे हैं, और सदन की ओर से मैं सबकी ओर से ये प्रार्थना करूंगा कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और भाई दिनेश जी अपने इस संकट को दूर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम। जी 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 आदरणीय, वो स्वस्थ है। और जी जी, और आपने जो बात की है वो महत्व की है, और ये महत्व और भी बढ़ जाता है कि आपने कई विद्यार्थियों को साहित्य की प्रवाह में आगे बढ़ाया और साथ में प्रशासनिक सेवाओं में आगे बढ़ाया, किसानी की सेवा में आगे बढ़ाया है जी। और इसी क्रम में भाई दिगपाल रमोला जी वो कविता का भाव रखते हैं, और संभवतः उन्होंने आज प्रकृति के प्रति समर्पित आदरणीय पवन कुमार सर की पहली कविता सुनी होगी। तो अगर आप कोई टिप्पणी रखना चाहें जी, स्वागत। संभवतः आप तक आवाज नहीं आ पा रही है। और दिनेश भैया, शरद भैया को ले लीजिए। जी 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 आदरणीय वर्मा सर, आप कवि के भाव को इसलिए भी जानते हैं क्योंकि आप खेती की नब्ज को पहचानते हैं और साथ में इस कार्य को आगे भी बढ़ाते हैं। हम आपके पास आते हैं और जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। संभवतः है वहां तक नहीं आ रही है शरद भैया। मिथिलेश बेन को कॉन्टेक्ट किया है और हम अभी जी मिथिलेश दीदी जी आप और आप इस भाव भंगिमाओं के साथ भाव सागर में संवेदनाओं के शब्दों में, जो कि आज की लिहाज से बहुत जरूरी हो गया है, आपकी टिप्पणी क्या होगी? आप क्या कहना चाहेंगे? आपका स्वागत है। जी ओम, सदन को नमन वंदन, और आज के हमारे मुख्य वक्ता पवन सर को प्रणाम। और मैंने देखा है कि, और ये मेरा सौभाग्य है कि हम उनसे पर्सनली भी मिले, 4-5 दिन उनके साथ हमने ट्रेनिंग भी ली, और उनके व्यक्तित्व को मैंने देखा कि वो बहुत सहज और सरल, और अब जो उन्होंने एक कवि के रूप में सुना हमने 2 दिन से उनको, तो ये एक और उन्होंने अपने व्यक्तित्व में जोड़ लिया है अपना कवि वाला पन्ना भी। और मैं यही देख रही हूँ कि
वो मिट्टी से और जमीन से और किसानों से भावनात्मक रूप से इतना जुड़े हुए हैं, तो ये शायद तभी संभव हो पाया है। और एक जो परिवर्तन मैं देख रही हूँ, सर भी कहूंगी भाई भी कहूंगी, कि आपने जो टोपी पहनना शुरू किया है, बहुत सुंदर लग रही है आपकी टोपी। कल दूसरे रंग की थी, आज दूसरे रंग की है। और इस पे कुछ थोड़ा सा डिजाइन भी बना हुआ है, तो शायद ये उत्तराखंड में बनती है क्या ऐसी टोपी, ये भी मैं जानना चाहूंगी। जी जी, ये टोपी और उत्तराखंड की है और अभी काफी प्रचलित हुई, और अभी ये प्रधानमंत्री भी इसको काफी पहन रहे हैं, जहाँ पर भी वो जा रहे हैं। अलग अलग रंगों की टोपी है, और अब ये उत्तराखंड की एक पहचान के रूप में भी विकसित हो रही है, मतलब तो इसलिए हम जी, इसके पीछे। और इससे आपका व्यक्तित्व और भी निखर के आया है, जैसे आप एक कवि के रूप में निखर के आए हैं, इस टोपी से आपका व्यक्तित्व और भी निखर के आया है। और ये शौक मुझे भी है पहनने का सर पे। कभी मैं सर खुला नहीं रखती अपना। तो कभी भी मैं विनती करूंगी भाई से कि एक बहन के लिए भी एक टोपी जो है अपनी संभाल के रखेंगे, कभी भी जब ऐसा अवसर होगा तो मैं जरूर लूंगी आपसे। जरूर जरूर। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप ये जो आपने एक नया अध्याय जोड़ा है, ये आपका और विकसित हो, और इसको परमपिता परमात्मा की भी कृपा मिले, और ये और दिन दूना और रात चौगुना बढ़े। एक बहन की यही अपने भाई के लिए कामना है। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जी, धन्यवाद बोलने के लिए दिनेश भैया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। टोपी रहेगी, जब भी आप मुलाकात होगी तो आपको टोपी जरूर देंगे। और यह भी है कि अभी ये जो कविता है, अभी मुझे 1 हफ्ता पूरा नहीं हुआ है इसको लिखे हुए, और अभी मेरे पास जो संग्रह है वो 4 का हो गया है, ये तो 1 है। इस तरह से 3 और कविताएं हो गई हैं, तो जब भी मौका मिलेगा तो उनको भी मैं सुनाऊंगा। अब कवि का जब याला रूप जागृत होता है तो उसको भी अपनी सुनाने की रुचि होती है कि कोई मेरी सुने और मैं उसको सुनाऊं। तो जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं बाकी को भी सुनाने का प्रयास करूंगा। और जी, ये बहुत सुंदर सदन जो आपने बनाया है, तो यहाँ आप मौका भी देते हैं कि सब अपनी सुनाएं, बिल्कुल। तो ये बड़ा सुंदर मंच है। और ये सब आप ही के दिशा निर्देश से हुआ है। तो ये तो अधिकार होना चाहिए कि यहाँ सुनाए, और वो हो ही रहा है। जी 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 जी, धन्यवाद। आगे बढ़े। जी, बहुत ही सुंदर। और